प्यारी सी लाइन लिखी है और क्या जबरदस्त लाइन है कि सूरज जैसा अगर आपको बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। निश्चित तौर पर संघर्ष आप कीजिए, मां बीणा वादनी, मां सरस्वती आपके संघर्ष को निश्चित रूप से सफल बनाएंगी। चलिए आज के इन्हीं मस्त बातों के साथ इस प्यारे से मस्त से सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, वह सबसे पहला है सही विकल्प। सबसे पहला है सही विकल्प और आपके सामने आता है ये क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि क्या कहता है कि ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का जो अनुपात होता है वह अनुपात कितने का होता है। जल्दी से मैं चाहूंगा सभी बच्चों का कमेंट कि जो आपका रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार, रेखीय प्रसार को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। आपको अल्फा, बीटा और गामा में संबंध बताना है। एक सिरे से बच्चों का कमेंट आ रहा है ए, बस कैसे ए आ रहा है, कल्टी मारो। चलिए एक सिरे से बच्चों का कमेंट आ रहा है बी, जी बिल्कुल राइट जवाब। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, अगले क्रम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अगले क्रम में जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वस्तु ए वह वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, वस्तु बी की तुलना में कम है। यानी जो ए की विशिष्ट ऊष्मा है वह कम है और कहना यही चाहता है, और बी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वह क्या है, ज्यादा है। अब इसमें से आप देखिएगा और इसमें से देख करके जवाब कीजिएगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। वस्तु ए जल्द गर्म होगी, वस्तु बी जल्द गर्म होगी, दोनों समान रूप से गर्म होंगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए सभी बच्चों का बी कमेंट आने लगा, बी वंदना राज बी कमेंट आने लगा। चलिए बी के साथ जा रहे हैं सभी बच्चे, इसमें भी बी के साथ जा रहे हैं। बी का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज्यादा है, और ए का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम है। बी का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ज्यादा है, और ए का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम है। आपको बता दें कि जिस भी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वह वस्तु उतनी देरी से गर्म होगी। जिस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी वह उतनी देरी से गर्म होगी। जी बिल्कुल गज्जू एफ बिल्कुल राइट जवाब। और बाकी बच्चे जो बी के साथ जा रहे हैं वे कल्टी मारिए और क्या आइए ए के साथ, क्योंकि ए का विशिष्ट ऊष्मा क्या है, कम है, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वह उतनी जल्दी गर्म होगी, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वह उतनी ही देरी से गर्म होगी। अगर यहां पे ये लिखा होता कि बी देरी से गर्म होगी तो यह उत्तर आपका बिल्कुल राइट हो जाता। तो जो भी बच्चे ए के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है, और जो बच्चे बी के साथ जा रहे थे उनको मैं कहूंगा कि कल्टी मारो और आओ कहां, आओ जल्दी से कल्टी मार के आओ कहां, ए पर। ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका राइट जवाब हो जाएगा, ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब, कल्टी मारो आओ ए पर। अब अगले क्रम में जो आपका तीसरा प्रश्न है स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है, सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक है, निम्न में से कौन सी वस्तु बताइएगा। लोहा है, एस्बेस्टस है और कांच है, या फिर लकड़ी है, जल्दी से बताइएगा, आपका विकल्प आपके सामने है। चलिए हाँ बी, राज बी, टीच ए। ये ए बी क्या कर रहे हो? चैप्टर नंबर 3 सही से पढ़े नहीं, चैप्टर नंबर 3 सही से पढ़े नहीं आप लोग। ए बी क्या है ये? ए बी क्या है ये? ए बी क्या है ये? ओहो वंदना सी के साथ चली गई, सी। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एस्बेस्टस एक क्षण है यार, एस्बेस्टस एक क्षण है, इसका यह एक ऊष्मा का उतना अच्छा चालक नहीं है, उतना अच्छा चालक नहीं है जितना कि आपका लोहा है, जितना कि आपका लोहा है उससे अच्छा चालक नहीं है। अब देखिए काफी बच्चे बी सी ए कर रहे हैं, ए बी सी कर रहे हैं। अब
देखिए, हाँ मारिए कल्टी, कल्टी मारिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, गलतियां होती हैं इंसान से। कल्टी मारिए और आइए कहाँ, लोहा पे। कल्टी मारिए, आइए कहाँ, लोहा पर। आपका जो लोहा है वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि लोहा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। अमर सिंह वेरी वेलकम। और लोहा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आओ कल्टी मारो, आओ ए पर। लोहा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। यस। अब अगला क्रम में देखिए, देखिए कितने प्रश्न आप गलती कर रहे हैं। अभी टेस्ट सीरीज जैसे ही ये सेशन खत्म होगी मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा। यहां से जैसे ही आप जाएंगे, यहां से जैसे ही आप जाइएगा, तुरंत से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा और कल की हुई गलतियों को सुधारिएगा। मैं फिर से चेक करूंगा कि आज के टेस्ट सीरीज में किसने कितने कितने नंबर स्कोर किए हैं। जैसे ही होगा 20 प्रश्नों का फिर से आज टेस्ट सीरीज आएगा, जिस टेस्ट सीरीज को आप ये सेशन अंत होने के बाद टेलीग्राम पर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। वहां पर फिर से मैं टेस्ट सीरीज आज अपलोड कर दूंगा। आज का ये जो चौथा प्रश्न है स्क्रीन पर, काफी अच्छा प्रश्न है कि नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता। 4 विकल्प यहां पे दिए गए हैं, जो एक विकल्प है आपका छूटा हुआ है कि कौन सा ऐसी वस्तु है जिसमें ऊष्मा का संचार संवहन के द्वारा नहीं हो सकता। सबसे पहले ऊष्मा का संचार के संवहन को हमें क्या करना होगा, समझना होगा। संवहन को हमें क्या करना होगा, समझना होगा। संवहन क्या है? संवहन क्या है कि जैसे जब हम किसी भी पात्र में जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जब इस जल को नीचे से क्या की जाती है, जब इस जल को नीचे से दी जाती है उष्मा, तो उष्मा देने के बाद ये जो आपका द्रव है, इसके नीचे के कण गर्म होते हैं और जैसे ही गर्म होते हैं ऊपर की तली में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब इतना मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया हूं। अब इसमें से बताइए कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। राज डी। और काफी बच्चे ए डी कर रहे हैं। ए डी वंदना, ए डी व्हाट इज दिस। एक विकल्प के साथ कोई आइए, एक सिरे से मैं चाहूंगा कि एक विकल्प के साथ कोई भी आइए। अ या द, ए या डी। अमर सिंह ए या डी, ए या डी। गज्जू एफ ए या डी। ओके 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 ओके, ए या डी। देखिए निगेटिव आपको देखना है। हमने यहां पे बताया निर्वात सही आंसर है, बिल्कुल। देखिए हमने आपको एक चीज बताया यहां पे कि संवहन में क्या होता है कि जल को संवहन सीधा आप याद रखिएगा कि संवहन किस में होता है, जल में होता है। यानी कि जो खौलने वाली चीजें होता है उसमें क्या होता है, संवहन होता है। अब अगर हम बात करें और दूसरी चीज की, अगर एक होता है चालन की अगर बात की जाए तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ठोसों में होता है आपका चालन। अब यहां पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसी वस्तु है, कौन सी इसमें निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें संवहन आपका नहीं हो सकता है। तो अब देखिए संवहन किसमें नहीं हो सकता है, अगर है तो यहां से चाय, पानी, हवा, ये सब क्या है, इन सब में संवहन हो सकता है। हवा को भी गर्म किया जा सकता है, लेकिन आपका जो निर्वात है इसमें संवहन संभव नहीं है। निर्वात में जो संभव है वह क्या है, निर्वात में जो संभव है वह क्या है, निर्वात में जो संभव है वह क्या है, विकिरण है। तो इसलिए जो भी बच्चे डी के साथ गए हैं वे बच्चे, उन बच्चों का एकदम राइट जवाब है। और जो बाकी ए के साथ जो जा रहे थे, चाय पीना जो चाह रहे थे सुबह सुबह, उनके लिए सजेशन ये है कि कल्टी मारिए और आइए जल्दी से ए पर। चलिए आइए अब देखते हैं रिक्त स्थानों को, और इसके बाद हम चलेंगे फिर से छोटे छोटे कुछ सवालों को इसमें से देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, फिर चलेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 के बहुविकल्पी प्रश्न को। अब यहां से कह रहा है कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि क्या है। अब देखिए बच्चे कमेंट कर रहे हैं ऊर्जा 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 ऊर्जा। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं। ये पदार्थ जो लिखा हुआ है ना, ये पदार्थ यहां पे रहेगा। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का फिर डॉट 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 है। चलिए अभी एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं आया। जो भी बच्चा ऊष्मा और ताप का मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने जो पढ़ाया है देखा होगा, इसका सही आंसर जरूर करेगा। ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ है। कैसा पदार्थ है?
उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ है। वेरी गुड सीता साहू, वेरी गुड। उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का गुण है। सीता साहू वेरी गुड। उष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ का गुण है। उष्मा एक पदार्थ नहीं है बल्कि पदार्थ का गुण है। सीता साहू और राज बिल्कुल राइट जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल प्रसन्न और मन गदगद हो गया। वेरी गुड, राइट जवाब। अगला है कि किसके अंतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। दूसरे का उत्तर देंगे, किसके स्थानांतरण के कारण उष्मा का प्रवाह होता है। उष्मा का स्थानांतरण होता है, किसके अंतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, किसके अंतर के कारण। जल्दी से मैं चाहूंगा इसका जवाब, किसके अंतर के कारण उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। किसके अंतर के कारण, किसके अंतर के कारण उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, यानी उष्मा का स्थानांतरण होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छों का बच्चों का राइट जवाब है उष्मा जो है तापांतर के कारण। किसके कारण, तापांतर के कारण, यानी ताप में अंतर के कारण। ताप में अंतर के कारण, तापांतर यहां पे नहीं भरेंगे, अंतर के कारण यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे आप भर देंगे, यहां पे आप भर देंगे क्या, यहां पे भर देंगे ताप में। यहां पे क्या भर देंगे आप, ताप में। तो ताप में अंतर के कारण उष्मा का क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। वेरी गुड, राइट जवाब टीच और वंदना सीता। वेरी गुड, राइट जवाब। अगला है तीसरा प्रश्न कि चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल किसमें होता है। अभी अभी हमने आपको बताया इसका ट्रिक कि चालन किसमें में होता है। जल्दी से मैं चाहूंगा तीसरे का राइट जवाब आप लोगों से कि चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल किसमें होता है। जल्दी से मैं चाहूंगा आपका राइट जवाब, जल्दी से मैं चाहूंगा आपका राइट जवाब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल किसमें होता है। चालन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल किसमें होता है। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, केवल जो आपका चालन होता है, अभी हमने आपको बताया भी कि जो चालन होता है आपका केवल व केवल ठोसों में संभव है। तो केवल व केवल इनका यह किसमें होता है, केवल व केवल ठोसों में होता है। उष्मा का इसका चालन जो है केवल किसमें होता है, ठोसों में होता है। तो इसमें भर लेंगे ठोसों में। जी बिल्कुल, राइट जवाब सभी बच्चों का राइट जवाब। अगला है इसका चौथा पार्ट, क्या कहता है। चौथा पार्ट कहता है कि विकिरण द्वारा संचरण हेतु, विकिरण जो द्वारा संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। विकिरण द्वारा संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। जल्दी से मैं चाहूंगा इसका कमेंट। गुप्त उष्मा मीडियम, चलिए देखते हैं। विकिरण द्वारा उष्मा संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट जवाब। विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो आपके माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत अच्छे ने राइट जवाब किया है। अगला है पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई उष्मा के कारण ताप में बदलाव क्या होता है। ली गई उष्मा या दी गई उष्मा के ताप में बदलाव को हम क्या कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड गुप्त, वेरी गुड। चलिए, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई उष्मा के कारण ताप में बदलाव कैसा होता है। गुप्त उष्मा करने लगे, गलती से मैं गुप्त बोल पाया इसलिए। ताप में बदलाव, कोई बदलाव नहीं होता है। ताप में कोई बदलाव नहीं होता है। भौतिक, बच्चे कमेंट आ रहा है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई और दी गई उष्मा के कारण ताप में बदलाव, ताप में बदलाव। चलिए, बहुत बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज है कि बात के कारण। इसमें देखिए आप भर लेंगे क्या, इसमें भर लेंगे आप, सही जवाब है आपका गुप्त उष्मा होता है। ताप में बदलाव के कारण, जो ताप में बदलाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन के लिए, अवस्था परिवर्तन के लिए जो भी ताप में बदलाव होता है उसे ही हम कहते हैं गुप्त उष्मा। सीता साहू और वेरी गुड, राइट आंसर सीता साहू और राज। अगला है आपका फ़ारेनहाइट पैमाने के अधिकतम ताप का कितना मान होता है। इसको जल्दी से मैं चाहूंगा, फ़ारेनहाइट के ताप का अधिकतम जो तापमान होता है, मान होता है, उसका ताप का कितना होता है। जल्दी से मैं चाहूंगा इसका राइट जवाब। हाँ,
डिग्री फ़ारेनहाइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है फ़ारेनहाइट पैमाने का अधिकतम तापमान होता है। अब देखिए प्यारे प्यारे यहाँ पे थोड़ा सा सही जोड़े का मिलान करना है, जल्दी से आइए देखते हैं। उष्मा का मात्रक क्या होता है? आपका जूल होता है। लोहा उष्मा का क्या है? लोहा उष्मा का एक अच्छा चालक है। परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं 273 डिग्री केल्विन को। किसको कहते हैं? 273 डिग्री केल्विन को, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। 273 डिग्री केल्विन को हम क्या कहते हैं? परम शून्य तापमान कहते हैं। उष्माधारिता, उष्मा को धारण करने की क्षमता होती है। थर्मामीटर जो है उष्मा का क्या करता है? मापन करता है। थर्मामीटर जो है उष्मा का क्या करता है? मापन करता है। हाँ, यहाँ पे गलती से माइनस छूट गया है। माइनस 273 केल्विन जो होता है वह क्या होता है? परम शून्य तापमान होता है। चलिए अगले क्रम में देखते हैं। देखिए छोटे छोटे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आपका एक प्यारा सा सवाल है। एक तांबे के बर्तन द्वारा 500 ग्राम, एक तांबे का बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है। इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आवश्यक उष्मा की मात्रा की गणना कीजिए। तांबे की विशिष्ट उष्मा दिया हुआ है कितना? 0.09 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर चलिए गज्जू, बहुत बहुत धन्यवाद। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने सपोर्ट किया, आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। कोई बात नहीं। चलिए और अगले क्रम में हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक अंकिक प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल है जो जिसमें देखिए आपका सूत्र जो है इसके उष्मा में परिवर्तन का जो सूत्र है वह क्या होता है कि डेल्टा क्यू बराबर m इंटू एस डेल्टा टी, जहां पे m क्या है? आपका द्रव्यमान है, s क्या है? विशिष्ट उष्मा है, और डेल्टा t क्या है? तापांतर है। q बराबर यहां से क्या होगा? द्रव्यमान दिया हुआ है 500, और जो आपका s दिया हुआ है 0.09 दिया हुआ है, और डेल्टा t का मान कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800 कैलोरी। मोनोपाल, गुड मॉर्निंग। चलिए तो प्यारा सा एक सवाल था, जिस सवाल को आपको अगर सूत्र पता है तो देखिए विज्ञान के सवालों में ना कुछ विशेष खास नहीं होता, आपको बस सूत्र अप्लाई करना होता है, और सूत्र अप्लाई करके सभी का मान रख करके कैलकुलेशन कर देंगे, आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। और गज्जू FF धन्यवाद। चलिए अगले क्रम में देखते हैं कि जब वो दो वस्तुओं का तापमान एक दूसरे से अलग हो संपर्क में लाया जाता है तो उन वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है, क्योंकि उष्मा का संचरण जो है निम्न ताप से कहां होता है? उच्च ताप की ओर, और यह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। अगला है गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? आप सब पढ़े ही हैं, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। थोड़ा सा सवाल है, जो सवाल को मैं समझा दूंगा आपको। यहाँ पे निम्न तापमानों को अन्य पैमाने में परिवर्तित कीजिए। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। हमने इसको, इन सवालों को लिया भी है, कुछ कुछ सवालों को आपके साथ लेकर के डिस्कस भी हमने किया है, लेकिन फिर भी एक सवाल इससे बनेगा आपका ऐसा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। हाँ, ये चैप्टर जो है मोनू, ये चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ से देखिएगा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। हमारे पास जो पैमाना होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। हमारे पास जो पैमाना होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इस पैमाने को हल कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। यानी कि इस पैमाने को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं कितना? f माइनस का कितना? 32/9 और बराबर c/5 लिख सकते हैं। इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखिए c का मान कितना दिया हुआ है? f का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो 14 में से 32 निकालेंगे, 14 में से 32 निकालेंगे तो माइनस का 18 बचेगा। 14 में से 32 निकालेंगे, 14 में से 32 निकाल देंगे तो माइनस का ये बचेगा। और ये 180, 100 से 20 से काटोगे 180 तो 9 बार में, ये इसको काटोगे तो 5 बार में। तो ये 9/5 इधर आ गया, इधर ऊपर में कितना आ गया? 9 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 का 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई में होगा, -2 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मोनू अभी फालतू मैसेज मत कीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए। यस, सतीश इज कमिंग। चलिए
यहां पे ध्यान दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई जब -2 के साथ होगा तो माइनस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी 14 डिग्री फारेनहाइट में -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और चलिए बिल्कुल, अब अगला प्रश्न जो है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, फारेनहाइट में बदलना है। जल्दी से आइए देखते हैं 100 डिग्री फारेनहाइट को किस में बदलना है, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में बदलना है। सूत्र आपका ये रहेगा, सूत्र आपका ये रहेगा। अब इस सूत्र को चाहे तो आप यहां डायरेक्ट भी इस पे अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे अप्लाई करोगे, इसको लिख सकते हो C/5 बराबर F-32/9। ये थोड़ा सा छोटा रूप है इसी सूत्र का, यानी कि हमने 100 को यहां से क्या कराया, 100 को यहां से हमने 180 से कटा दिया तो 5 बटे कितना आ गया, 5 और कितना आ गया, 9 आ गया। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहां से देखिए इस सूत्र को हमने अप्लाई किया तो C का मान कितना दिया हुआ है 100, 100 में से 0 निकलेगा तो यहां बचेगा 100 और बटे नीचे में कितना है 100, तो नीचे में आ गया 100। ऊपर में F-32 है तो F-32 को ऐसे ही रहने दें और ये आपका कितना है 180 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 180 को इधर भेज देंगे तो 180 इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके 180 इधर बचेगा आपका F-32। अब यहां से F बराबर 32 को इधर ले आ दो तो 180 के साथ जुड़ करके कितना हो जाएगा 212। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 212 डिग्री फारेनहाइट। कितना क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 212 डिग्री फारेनहाइट। यही प्यारा सा क्यूट सा आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में 12 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। केल्विन के लिए जो फार्मूला होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। इसको लिख सकते हो K माइनस 273 60 फॉर्म में, K माइनस इसको लिख सकते हो कितना, K माइनस 273/5 बराबर C/5 लिख सकते हो इसके लिए। अब 5 से आपका 5 कट भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो इस फार्मूले को लोगे तो K का मान कितना दिया हुआ है 12, तो K के जगह पे कितना रख दिए 12, तो 12 माइनस हो गया 273 बटे नीचे में कितना हो गया 373 में से 273 निकलेगा तो 100। इधर कितना है C/100, तो इधर 100 हो गया, तो 100 से आपका 100 खत्म हो जाएगा। ऊपर में कितना बचेगा, इधर बचा C, तो C हो गया और इधर 12 माइनस 273, 12 में से 273 निकलेगा तो माइनस का 261 बचेगा। बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा। वंदना बिल्कुल हलवा, कल का हलवा भी याद है आपको। अब देखिए यहां पे इस सवाल से ना न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, न्यूमेरिकल है इसलिए बता दे रहा हूं। न्यूमेरिकल बताने के बाद हम चलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न पे, जल्दी से इसको गिव अप करके। और आपका जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक पीडीएफ में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल मैथ हलवा। आज तो मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रयास रहेगा कि कल जल्दी से जल्दी मैं जैसे ही आ जाऊं कल मैथ की क्लास लूंगा। बिल्कुल हलवा। अब यहां पे देखिए कह रहा है कि तांबे के तार की लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर है। इसके ताप को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तांबे के लिए जो आपका ये है वह कितना है, तांबे के लिए 26 × 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ ये आपका दिया हुआ है तांबा है, ये रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया हुआ है। हाँ अब पूरी खाना है, हलवा नहीं, अब पूरी खाना है। आईटाप और सतीश साहू राज, चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आपको जो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। सबसे पहले तार की लंबाई कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, पहला तापमान 30 सेंटीग्रेड और दूसरा तापमान 50 सेंटीग्रेड, T1 T2 निकाल लेंगे। हमें तापांतर चाहिए तो ताप में अंतर निकाल लेंगे। डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि आपसे क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि आपसे पूछ रहा है। अल्फा का मान दिया हो 26 × 10⁻⁻6 यहां पे है, इसको 0 को काट लीजिएगा, 10⁻⁻6 है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हुई थी। तो जो जो दिया है हमने यहां पे क्या कर लिया है, हमने यहां पर एकदम अच्छे से क्या कर लिया है। सबसे पहले यहां पे डालिएगा हेडिंग गिवन, गिवन के बाद लिखिएगा जो जो दिया हुआ है। सूत्र लिखिएगा कि डेल्टा एल बराबर ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक का फार्मूला है, एल बराबर इतना होता है। डेल्टा एल का मान हमको ज्ञात करना है। अल्फा के जगह पे अल्फा का मान, एल के जगह पे एल का मान, डेल्टा टी के जगह पे डेल्टा टी का मान, सबको हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया। और डेल्टा टी डेल्टा जिसके भी साथ में जुड़ जाए तो वह किसको प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को। और परिवर्तन आपका होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। परिवर्तन आपका होता है कितना, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम तापमान कितना है 50 है, प्रारंभिक तापमान कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 - 30, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब इसका जब कैलकुलेशन कर देंगे तो डेल्टा एल का मान आ जाएगा 0.052। अब तार की जो अभिष्ट लंबाई होगी, पहले उसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर थी, अब वृद्धि हुई लंबाई कितनी है 0.052, तो टोटल लंबाई इतनी हो जाएगी। यही आपका प्यारा सा क्यूट सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए कितने बच्चों को यह सवाल बिल्कुल हलवा हो गया। अगला कहता है कि जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन में, जल का जो
चाय कॉफी इत्यादि बनाते हो ना, ये चाय और कॉफी इतना देखोगे कि चाय और कॉफी को जब गर्म करके हम कप में निकालते हैं तो ज्यादा देर तक यह क्या होता है, गर्म होता है। तो यह एक जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा का ही एक एग्जांपल है। गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा होना वाष्प उच्च विशिष्ट उष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग रेल भाप के इंजन में किया जाता है। रेल जल की महत्तम विशिष्ट उष्मा के कारण चाय और कॉफी बहुत ज्यादा देर तक क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक को आपको परिभाषित करना है जब कोई वस्तु ऐसी हो जिसकी लंबाई ना हो, केवल चौड़ाई हो, जैसा कि आपका क्षण है। सर मैं नहीं पढ़ा इस पाठ को, इसीलिए तो बनाया गया है ना, इसीलिए ये जो आपका शॉर्टकट मेथड है आपके लिए इसी के लिए बनाया गया है। बाकी मैंने डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं आपके यूट्यूब के अंतर्गत। आपका अगर तैयारी नहीं हुआ है उसी के लिए ये सेशन लिया गया है, और अगर तैयारी आपने कर लिया है तो आपका रिवीजन हो जाए, इसी के लिए आपका सेशन बनाया गया है। राज, टीच और वंदना, आप लोगों को हलवा मिलेगा सेशन के अंत में। चलिए देखते हैं। जब कोई ऐसी वस्तु हो जिसकी लंबाई ना हो, केवल चौड़ाई हो, यानी कि जैसे कि क्षण, उसको जब गर्म किया जाएगा तो उसके लंबाई में होने वाला प्रसार, लंबाई में होने वाला परिवर्तन क्या कहते हैं, हम कहते हैं रेखीय प्रसार। और उस पदार्थ की क्षण को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है, जिसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक के लिए ऐसी वस्तु हमें चाहिए जिसकी केवल क्या हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। ऐसी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, और क्षेत्रफल में वृद्धि को हम क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। और जिस वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके एकांक क्षेत्रफल में जो वृद्धि होता है, उस वृद्धि को हम कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सेशन को एंड करना चाहता हूं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। हम पूरा आपकी सेवा में समर्पित हैं। हमारा चैनल आपके सेवा में हर समय तत्पर है। आपकी राय मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी आपकी राय हमारे चैनल के संबंध में, हमारे संबंध में, हमारे पढ़ाने के संबंध में होगा, वो राय आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हर एक बच्चा का मैं कमेंट पढ़ता हूं, जैसा कि आपको पता है। सतीश समझ में नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा, सेशन के लास्ट में जुड़ा भी। यहाँ पे मैं बहुत समझा नहीं रहा हूँ, सवालों को केवल समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, अब ये सवाल एक आ गया आपका, इसमें रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना है। अब इसमें आपको कुछ पता ही नहीं है या आप देर से जुड़ रहे हो तो फिर समझ में कैसे आएगा। सबसे पहला चीज, यहां पे हमने एक वर्ग लिया है, ध्यान से सुनना सतीश, हमने यहां पे एक वर्ग लिया है। वर्ग की खासियत यह होती है कि अगर 1 सेंटीमीटर की उसकी कोई एक भुजा है तो उसकी चारों ही भुजा 1 सेंटीमीटर की होगी, यह बात पक्की है। अब हमने यहां पे माना कि वर्ग की जो भुजा है 1 सेंटीमीटर है, और जिसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बढ़ाने पर वर्ग की जो भुजा है उस भुजा में अल्फा वृद्धि हो जाती है, जिससे नया क्षेत्रफल, प्रारंभिक भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा में वृद्धि कितनी है, उसमें अल्फा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अल्फा की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब क्षेत्रफल में वृद्धि अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की हो गई, जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो नए क्षेत्रफल में वृद्धि नए भुजा का हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस अल्फा का हो जाएगा स्क्वायर, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर उसके सूत्र पर खोलेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। और यदि लंबाई में वृद्धि नागण्य हो, यानी कि क्षण आपकी जो है उस क्षण की लंबाई में वृद्धि जो है वह क्या है, नागण्य है, यानी बहुत ही सूक्ष्म है। और यदि बहुत ही सूक्ष्म वृद्धि है तो आप अल्फा के स्क्वायर को 0 कर सकते हो, लगभग 0 मान सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसकी लंबाई में वृद्धि जो है बहुत ही कम है, 0.01 है, अब इसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो इसका मान आ जाएगा 0.001, इसका मान इतना आ जाएगा। और भी छोटी संख्या हो गई तो और छोटी संख्या प्राप्त हो रही, इसलिए इसको हमने नागण्य कर लिया। तो जो अल्फा है वह 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2 अल्फा आ गया। तो अल्फा डेल्टा ए बराबर कितना आ गया आपका 2 अल्फा। तो यहां से डेल्टा ए बराबर कितना आ गया 2 अल्फा। अब आप जानते हो
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा का फार्मूला जानते हो। अब देखो, जो बच्चा इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इन सारे फार्मूले को नहीं सीखा है, नहीं जाना है, उनको ये कैसे समझ में आएगा? उनको तो बिल्कुल 1 फुट बाउंस करता हुआ निकल जाएगा। इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आप लोग जो भी तैयारी किए हो, अपना पीडीएफ का लिंक मैं यहां से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। जो भी तैयारी किए हो आराम से पढ़ लेना। अब यहां से बीटा का फार्मूला आपका ये होता है। बीटा में डेल्टा ए जो है, ए की जगह पे आप डेल्टा ए का मान रख दीजिए। ए के जगह पे डेल्टा ए का मान रख देंगे 2 अल्फा, और नीचे ए को आपने कितना माना है 1, और डेल्टा टी को, ताप को कितना माना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे लिखा है आपने ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड माना है। तो यहां से बीटा किसके बराबर हो जाएगा? जो बीटा है आपके 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए, इस तरह से आज का इस सेशन का जो आपका चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न है वह समाप्त होते हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ। आइए चलते हैं चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, और हमारे साथ इसका आप लोग जवाब करते चलेंगे। हमारे साथ इसका आप लोग जवाब करते चलेंगे। जल्दी से फिर से आपका आने वाला है कौन सा? फिर से आपके पास आने वाला है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 आपका है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बिना किसी देरी किए देखिए, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार चले वो उतना ही चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। इसलिए अगर आपको चमकना है तो बिल्कुल हीरे जैसे उस पे धार आप पे चलानी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप हीरे जैसे चमक पाएंगे। आपका सही विकल्प अगले क्रम में आपका इंतजार कर रहा है, जो कि क्या है? जो कि है कि किसी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया। कौन सा ऐसा तत्व है जिसका आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है? जल्दी से, 7:36 हो रहा है। मैं चाहूंगा कि 8 बजे तक इस सेशन का अंत कर दिया जाए। और मैं एक चीज और, यहां से आप लोग बताएंगे कि आवर्त श्रेणी का जो आवारा तत्व है, आवारा तत्व किसको कहते हैं? आवारा तत्व किसको कहते हैं? मेरा सवाल है आपसे कि आवारा तत्व किसको कहते हैं? सतीश, राज और टीच, सीता, देवेश। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जवाब। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आवर्त सारणी का जो आवारा तत्व है उसे हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी का आवारा तत्व कहते हैं। क्यों तत्व कहते हैं? क्योंकि आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन, डी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाँ वर्षा, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब अगले क्रम में सवाल नंबर 2 देखते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? जल्दी से मैं चाहूंगा कमेंट आपका, और आपका जवाब जो है आपकी आंखों के सामने है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सतीश, 18 को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? अक्रिय गैस क्यों कहते हैं सतीश? आपसे मेरा यह सवाल है, अक्रिय गैस क्यों कहते हैं वर्ग 18 को? चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया? हाँ, काफी बच्चों का राइट जवाब है। बी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बी के साथ जा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल राइट जवाब। इसका जो राइट जवाब है वह क्या होगा? परमाणु भार में वृद्धि। परमाणु भार के वृद्धि के क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर। चलिए आइए देखते हैं अगले क्रम में, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया? उन महान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनके कारण आज आधुनिक आवर्त सारणी आप पढ़ते हो। उन महान वैज्ञानिक का नाम बताइए जिनके कारण आज आप आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ते हो, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, पूर्ण होने से भरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज वेरी गुड, राज वेरी गुड, राज वेरी गुड। क्योंकि इनके अष्टक पूरी तरह से भरे होते हैं, और जिनके अष्टक पूरी तरह से भर जाए ना, वो दुनिया से किसी प्रकार का मतलब नहीं रखते। यानी कि ये गैस जो है किसी से ना तो क्रिया करती हैं और ना ही किसी को क्रिया करने देती हैं। यानी कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, किसी के साथ ना तो जोड़ती हैं और ना ही किसी से निकलती हैं। इनका अष्टक पूरा है, ये जीवन में स्वतंत्र है।
हाँ, ये जीवन में स्वतंत्र है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। बच्चों का राइट जवाब सीता साहू, वेरी गुड। अगले क्रम में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित किसने किया? बहुत बच्चों ने बिल्कुल राइट जवाब किया है, मोस्ले। मोस्ले वे महान वैज्ञानिक हैं जिनके कारण आवर्त सारणी को आज तक आप क्या करते हो, पढ़ते हो। मोस्ले एक महान वैज्ञानिक हैं जिनके कारण आवर्त सारणी को आप आज तक पढ़ते हो। अगला बताइएगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, फिर या तो न तो बढ़ता है और ना ही घटता है? इसका मैं राइट जवाब देखना चाहूंगा बच्चों का। धात्विक गुण जो है क्या होता है? आवर्त समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। चलिए, काफी बच्चे बढ़ता है के साथ जा रहे हैं, काफी बच्चे बढ़ता के साथ जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जाना है, ध्यान रखिएगा। समूह में ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे आना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे आना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर से नीचे आना है, धात्विक गुण पूछ रहा है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़ता है, बढ़ता है, एक सिरे से जा रहे हैं, बढ़ता है, बढ़ता है। राज, देवेश, सीता, हितेश, कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है भाई? कैसे बढ़ता है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस प्रकार से चलता है आपका। अब इसमें देखेंगे, है लीना ने की रब से फरियाद, है लीना ने की रब से फरियाद। अब इसमें अगर जाएंगे अपना, तो अगर देखा जाए ऊपर से जब नीचे जाएंगे, काफी बच्चों ने बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, एक सिरे से, सभी ने, काफी बच्चों ने क्या, एक सिरे से, जितने भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं एक सिरे से कमेंट कर रहे हैं कि इसका गुण क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है। इसका गुण ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। अगर बाएं से दाएं बोलता, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बोलता, तो निश्चित तौर पर आपका घटता, निश्चित तौर पर आपका घटता। लेकिन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर ना तो इसका गुण बढ़ता है और ना ही इसका गुण घटता है, ना तो इसका गुण बढ़ता है और ना ही इसका गुण घटता है, क्योंकि इसमें परमाणु कक्षक जो हैं वह क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरी बात कि पहले समूह में जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता, यानी इलेक्ट्रॉनों को दान देने की जो प्रवृत्ति होती है एक होती है, यानी वह एक संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसलिए जो इनके गुण है ना तो बढ़ता है और ना तो घटता है। सर कैसे, समझाइए ना थोड़ा। बिल्कुल, देखिए, जो आपके समूह एक में जो तत्व हैं, समूह एक में जो तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, है लीना ने की रब से फरियाद, है लीना ने की रब से फरियाद, जितने भी इसमें आपके तत्व आ रहे हैं ना, जितने भी इसमें तत्व आ रहे हैं, सभी के सभी तत्वों के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कितनी होती है? एक होती है। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कितनी होती है? एक, यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। चाहे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को तो हालांकि छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, और लिथियम को देख लीजिए, सोडियम को देख लीजिए, पोटेशियम को देख लीजिए, ये सभी के सभी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+, K+ और लिथियम प्लस बनाते हैं, लिथियम प्लस बनाते हैं। इसलिए इसके न तो जो आपकी धात्विक गुण है न तो बढ़ेगा और न तो घटेगा। मतलब इतने लोग से हम लोग गलत पढ़ रहे थे। इतने दिनों धात्विक गुण आपको कौन पढ़ाया यार? ऐसा धात्विक गुण ना तो बढ़, हाँ, बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पर धात्विक गुण घटेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जी बिल्कुल। अगले क्रम में देखिए, आपका सवाल है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। इसको तो हर बच्चा कर लेगा, इसको तो हर बच्चा कर लेगा। एक ट्रिक, अगर एक ट्रिक इसमें अपना लोगे तो इसका जवाब एकदम बिल्कुल राइट होगा। मैं चाहूंगा एक सिरे से बच्चों का कमेंट, चाहूंगा एक सिरे से बच्चों का कमेंट, जल्दी कीजिए, समय। हाँ, सतीश साहू, मेरी स्कूल टीचर। चलिए, हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो उनको। काफी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, काफी बच्चे ए के साथ जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, सतीश साहू बिल्कुल अपने ट्रिक को समझा। LINA के,
बहुत बच्चे ए के साथ जा रहे हैं। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा कि बढ़ता हुआ क्रम, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा वह क्या होगा, परमाणु सबसे छोटा होगा। अब इसमें देखिए लिथियम का परमाणु, इन तीनों में से लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सबसे कम है, जो कि कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, और 3 सबसे कम है, और लिथियम अगर सबसे कम है तो लिथियम सबसे पहले होना चाहिए। केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें लिथियम सबसे पहले है, इसलिए ए के साथ जितने भी सारे बच्चे ए के साथ आए हैं सभी बच्चों का बिल्कुल राइट जवाब है। अगला है आपका, आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए समान होता है क्या। अब इसको फिर से चलिएगा देखते हैं, इसमें आप फंसते हैं या फिर निकलते हैं, इसमें आप फंसते हैं या निकलते हैं। आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए क्या समान होता है, छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से, समय अपनी रफ्तार से भाग रहा है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग इसका जवाब करें, जल्दी से जल्दी इसका जवाब करें। आवर्त सारणी में एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए क्या समान होता है, एक वर्ग के सभी तत्वों के लिए क्या समान होता है, जल्दी से कमेंट। हाँ, सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, सी के साथ जा रहे हैं बच्चे, राज, सतीश, कैसे, अरे कैसे, सी डी बी, सी डी बी। अब एक बच्चा बचा है जो ए लिख दे, तहां फिर काम खत्म हो जाए, चारों ऑप्शन सही है। एक बच्चा कोई बचा है जो कि ए लिख दे, उसके बाद चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। हद है यार। चलिए बताता हूं, आवर्त सारणी के वर्ग में एक वर्ग में सभी तत्वों के लिए समान होता है। वर्ग देखो इसको कहते हैं वर्ग या समूह, तो ये आपका वर्ग हो गया। हमने अभी अभी बताया आपको, हमने अभी अभी आपको बताया कि एक ही तत्व में जितने भी आपका है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे आपका इसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे आपका पोटेशियम है, सभी के सभी तत्व एक ही वर्ग के अगर तत्व हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति जो होगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होगी सेम होगी, सब में सेम होगी। कक्षकों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है, लेकिन अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है, और अंतिम कोश में ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन बंध बनाता है। इसलिए जो भी बच्चे सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट जवाब है, जो भी बच्चे सी के साथ गए हैं उनकी बिल्कुल राइट जवाब है, सी फॉर चेन्नई। अरे ऐसा नहीं, किसी को ऐसा नहीं कहते, स्कूल में गलत कोई नहीं पढ़ाता। हो सकता है फ्लो में किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर, मैं भी कितना गलत कर देता हूं ना, फ्लो में कितना गलत कर देता हूं, कभी कभी आप लोग बताते हो तो फिर देख करके फिर उसको सही करता हूं, फ्लो में हो जाता है गलती, ऐसी कोई बात नहीं, गलत नहीं पढ़ाएगा कोई। चलिए बिल्कुल स के साथ सभी बच्चे जाएंगे। अगले क्रम में इसका जो 7वां प्रश्न है, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। इसमें देखते हैं कितने बच्चे फेल होते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं, इसमें देखते हैं। जल्दी से बिना किसी देरी किए जल्दी से मैं चाहूंगा कमेंट करना, और एक बार जितने बच्चे हैं सेशन को लाइक तो कर दो यार, लाइक करने में पैसा नहीं लगता। हाँ, काफी बच्चे सी के साथ जाने लगे और काफी बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। चलिए सारे के सारे बच्चे सी के साथ जा रहे हैं। देखिए ऐसे तो ऋण विद्युतीय माना जाता है ऑक्सीजन, लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन के अलावा अगर आपको दिख जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर 4 तत्व दिख जाए ना, ये 4 तत्व दिख जाए ना, तो दुनिया के सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, सबसे ज्यादा क्लोरीन, उसके बाद सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। इन 4 के अलावा अगर किसी को देखा जाए तब इन 4 के अलावा आपका ऑक्सीजन होता है। लेकिन अगर ये 4 में से कोई भी अगर विकल्प में जुड़ जाए तो सबसे पहले इनके साथ जाएंगे। इन चारों में से 2 आ जाए, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन दिया हुआ है, तो इन 4 में से अगर 2 आ जाए तो सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस प्रकार से क्रम चलता है। तो बिल्कुल राइट जवाब सभी बच्चों का सी के साथ गए हैं, फ्लोरीन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्रम में देखिए क्या कहता है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी। इसमें देखते हैं कितने बच्चे जाते हैं, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, जल्दी से कमेंट। हाँ सतीश, क्या उष्मा का Cl मेता है ना, आपका बात समझ नहीं आया मेरे को।
चलिए क्षारीय के साथ बी के साथ जा रहे हैं। गेमिंग, गेमिंग राज सतीश, क्षारीय 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 क्षारीय, कैसे 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 कैसे, क्षारीय के साथ जा रहे हो, क्षारीय के साथ जा रहे हो, क्षारीय के साथ जा रहे हो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, फटाक से जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए वेरी गुड, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्लोरीन होता है। चलिए अच्छी बात है। ओहो वंदना, अम्लीय कैसे, अम्लीय कैसे, सभी बच्चे क्षारीय के साथ जा रहे हैं। देखिए इसका लॉजिक क्या है, परमाणु क्रमांक जिसका 11 है, परमाणु क्रमांक जिसका 11 है वह होगा क्या, सबसे पहली चीज परमाणु क्रमांक जिसका 11 है वह आपका होगा क्या, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1 आएगा, यानी यह एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन का यह क्या करेगा, दान करेगा। और जब एक इलेक्ट्रॉन का यह दान करेगा ना, तो दान करके यह क्या बनाएगा, धनायन। और जब दान करके धनायन बनाएगा तो क्या कहलाएगा, धातु। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को दान कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाता है, धातु। और धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, उसकी प्रकृति हमेशा क्या होती है, क्षारीय होती है। वंदना, उसकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है, इसलिए अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय होगा। वह क्या होगा, क्षारीय होगा। बिल्कुल सीता, धातु होगा। परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व जो होगा वह धातु होगा। और धातु की प्रकृति, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा क्या होती है, क्षारीय होती है। हाँ 11, गेमिंग बिल्कुल राइट जवाब 11, सॉरी सोडियम, बिल्कुल बिल्कुल परमाणु क्रमांक 11 वाला सोडियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। जल्दी से मैं इसका जवाब चाहूंगा कि आवर्त सारणी के किस समूह में आप रखोगे, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है आवर्त सारणी के किस समूह में आप इसको रखोगे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कमेंट आपका इंतजार कर रहे हैं, कमेंट कीजिए फास्ट। परमाणु क्रमांक अगर 20 है तो आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाएगा। सबसे पहले 20 का कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि आपका हो जाएगा 2 8 8 2 8 8 8 8 16 और 2 18 और लास्ट में आ जाएगा 2, जिसका अब 20 परमाणु क्रमांक 20 किस तत्व का होता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अरे 12 कहां से आ जाएगा यार, ग्रुप 12 कहां से आ जा रहा है आपका। किस समूह में रखा जाएगा, किस समूह में रखा जाएगा। चलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8 होगा, 2,8,8 होगा और साथ में कितना होगा, 2 होगा, साथ में क्या होगा, 2 होगा। तो समूह किस में रखा जाएगा, कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 16, 16 क्यों कमेंट कर रहे हो यार। एक सीरीज से बच्चों का 3 3 3 3 3 3 कमेंट आ रहा है, एक सीरीज से बच्चों का 3 3 3 कमेंट आ रहा है। हाँ चलिए बिल्कुल, एक यामिनी बिल्कुल राइट जवाब। देखिए एक कक्ष इसमें है, ये दूसरा कक्षक है और ये कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं। एक कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, एक कक्ष, 2 कक्ष और 3 कक्ष, और ये आपका रहा चौथा कक्ष। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 4। इसमें कक्षकों की संख्या कितनी है, 4, और जो कक्षकों की संख्या होती है वही आपका होता है समूह। तो वर्ग 4, सॉरी आवर्त क्या हो जाएगा इसमें, जो आपका है वह कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। अब अगले क्रम में रिक्त स्थानों को आपको पूरा करना है। कहता है कि तत्वों के गुणों के क्रम में जो पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं। तत्वों के गुणों के क्रम में सत्या भारद्वाज 2, क्या 2, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सत्या भारद्वाज कैल्शियम होगा, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ यामिनी का बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए इसका जवाब कीजिएगा, तत्वों के गुणों के क्रम में पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। हाँ ग्रुप 16 होगा, ठीक है आवर्त। चलिए
दिस हिस्ट्री वर्ल्ड। चलिए, तत्वों के गुणों के क्रम में जो पुनरावृत्ति होती है उसे देखिए, जल्दी जल्दी मैं बता दूं क्या चाहते हैं आप लोग, जल्दी जल्दी मैं बता दूं क्या क्या भरा जाएगा, समय को ध्यान में देते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी मैं बता दूं। यदि आप चाहते हो जल्दी जल्दी बता दूं तो यस करो, या आप लोग कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करो फटाफट, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए आप लोग, फिर चलते हैं आगे। एक सिरे से जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, तत्वों के गुणों में जो पुनरावृत्ति होती है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं आवर्तिता। क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। और अगला है आपका कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में बाएं से दाएं जाने पर, यानी आपको आवर्त सारणी में इधर की ओर जाना है और इधर की ओर जाएंगे तो परमाणु आकार में क्या होगी, संस्कृत और पहले ये पढ़ लो, फिर बाद में जियुल हसन बाद में देखते हैं आपके कमेंट को, टेंशन ना लीजिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है, तो परमाणु आकार में आपकी क्या होगी, निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। और तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, उनके परमाणु भार के जो होते हैं आवर्ती फलन होते हैं, उनके परमाणु भार के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अगला है डी पार्ट कि जब किसी गैसीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसके निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को जोड़ने पर निकलने वाली इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। संस्कृत का ग्रामर वीडियो या इंग्लिश का बताओ ना, अंग्रेजी तो भैया नहीं आती मेरे को, इसलिए प्लीज इतना ज्यादा कमेंट ना कर कीजिए। मुझे आपका कमेंट दिख गया। हाँ, परमाणु आकार घटता है। चलिए, जब किसी गैसीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उससे निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, निकलने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा। अब देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है इंपॉर्टेंट है, उसके असफलता का कारण क्या है, तो उसके असफलता का कारण आपको यहां पे दिया हुआ है। हाँ, तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम का कारण क्या है, इन्होंने देखिए जो आपके संगीत में जैसे 7 सुर होते हैं, उन 7 सुरों के आधार पर इनको तत्वों को व्यवस्थित किया और कहा कि हर 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व होगा, हर 7वें तत्व के बाद जो 8वां तत्व होगा वह क्या होगा, वह आपका क्या होगा, उसके गुणों में आवर्तिता पाई जाएगी, गुणों में दोहराव पाया जाएगा। तो इसके आधार पर इन्होंने बहुत ज्यादा तत्वों को व्यवस्थित नहीं कर पाया, इसलिए इनका जो नियम है वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इनके सफलता का जो कारण है, इसमें देखिए असफलता यहां पे डाल लीजिएगा, सफलता नहीं असफलता का कारण। एक मिनट, घटता है, कौन सा प्रश्न है सीता, कौन सा प्रश्न है, घटता है, कौन सा प्रश्न है, घटता है, कौन सा प्रश्न है? चलिए ठीक है, देखेंगे फिर से, चलिए अगर हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, मैं देखूंगा फिर से, प्रश्न आप लोग देखिएगा। तो इसका कारण यह है कि जो इन्होंने केवल 56 तत्वों की खोज कर पाई, और न्यूलैंड का नियम केवल परमाणु भार 40 कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद इसका नियम लागू नहीं होता। चलिए देखेंगे भी, जो भी होगा देखेंगे भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं आप इस प्रकार से लिख दोगे, एक बार पढ़ लोगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, देख लोगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम, इनका नियम जो था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष भी यहां पे दिया हुआ है, इनके प्रमुख दोष भी लिख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम को मेंडल के आवर्त नियम में परमाणु भार को हटा करके बस इसमें क्या कर दिया गया है, परमाणु क्रमांक कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। चलिए ठीक है, देखेंगे भी। इसकी जो विशेषताएं हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं भी यहां पे दिया गया है। आज तक आधुनिक आवर्त सारणी सक्सेस है, जिसके आधार पर टोटल आज तक के ज्ञात 118 तत्वों के बारे में आज तक हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए
अगर गलती से गलती हुआ होगा तो मैं देखूंगा उसको, टेंशन ना लीजिए। अगला है आपका तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए जब आपके पास बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मान लो 10 तत्व है आपके पास, तो उसका अध्ययन करना आपके लिए अत्यंत आसान है, आसानी पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हो। अब मान लीजिए आप घरों के आपके घर के किचन में जो बर्तन वाली टोकरी जो रखी जाती है या बर्तन का जो स्टैंड रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपके घर में बर्तनों की संख्या ज्यादा होती है, और बर्तनों की संख्या ज्यादा होती है, अगर छोटे से चम्मच को खोजना हो तो आप चम्मच को खोजेंगे तो पूरे बर्तन को आपको उथल पुथल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही आप बर्तन के स्टैंड में रख देते हो तो आपको पता होता है कि चम्मच यहां पे रखा हुआ है, आप जाओगे केवल चम्मच उठाओगे और बाकी बर्तन यथावत आपके पड़े रहेंगे। तो इसलिए जब तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो उनको उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं रहा, तो जिसके कारण उनका क्या करना पड़ा, वर्गीकरण करना पड़ा, वर्गीकरण करने की आवश्यकता पड़ी। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बाहरी कोष, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है समान होती है, इसलिए उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। हाइड्रोजन को किस समूह तथा किस आवर्त में रखना चाहिए, तर्क दीजिए। हाइड्रोजन धातु एवं अधातु दोनों का गुण रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की भी प्रवृत्ति रखता है और इलेक्ट्रॉन को दान करने की भी प्रवृत्ति रखता है, इसलिए धातु भी है और अधातु भी है। तो इसे अन्य समूहों से भी गुणों में असमानताएं रखता है, अतः इसलिए प्रथम वर्ग और प्रथम आवर्त में ही रखना इसको क्या होगा, उचित होगा। एक सिरे से कमेंट कर रहे हैं, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। बोला मैं ना, ठीक है घटता है। वंदना देखूंगा, टेंशन ना लो, देखूंगा, देखता हूं मैं क्या बताया, बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडल की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, यानी कि कुल मिला के आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडल के आवर्त सारणी की तुलना बोल रहा है। इसको आप इस तरह से कर लेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, संयोजकता पर लिखना है, आपका परमाणु त्रिज्या पर लिखना है, और आपको किस पे लिखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर लिखना है, और आपको किस पे लिखना है, आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा पर लिखना है। तो इस तरह से लिख लोगे। अगला है प्यारा सा प्रश्न की परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्या क्या है। Cl की आयनिक त्रिज्या Cl माइनस की आयनिक त्रिज्या Cl से ज्यादा होती है, जबकि Na प्लस की त्रिज्या Na से क्या होती है, कम होती है। Na क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कक्षक की संख्या घटेगी, तो त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। और Cl में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ने से उसका कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉनों की दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए Cl आपका ज्यादा होगा और Cl की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या Cl से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पे देखिए इसी भाषा को लिखा हुआ है, यहां से इस भाषा को आप लोग यहां से पढ़ लीजिएगा। अगला है आपका कि परीक्षा की तैयारी के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके उतना प्रयास किया जा रहा है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि एक बार शेयर वगैरह आप लोग कर दिया कीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। हाँ, अब बताइए कमेंट क्या है, अब बताइए कमेंट क्या है।